देखिए अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हमारा क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। इन एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज, एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। इसके बाद जो 15 मेंबर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके अबव जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैस, 14 members are liquid and above are solid। यानी फर्स्ट 3 मेंबर हम कह सकते हैं C2 to C4 जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं, और C5 से लेके C17 तक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और उससे ऊपर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ईथीन ये कलरलेस होता है एंड स्वीट इसमें ये जो है कलरलेस होता है, लेकिन इसकी जो है स्मेल जो है स्वीट होती है, मीठी गंध होती है बड़ी। अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस। बाकी के जितने भी एल्कीन्स हैं वो कलरलेस होते हैं, उसके साथ साथ ओडरलेस भी होते हैं। उनकी ना तो कोई कलर होता है ना उन पर कोई गंध होती है। ये सभी जो हैं वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें फर्स्ट 3 मेंबर्स जो है गैसियस फॉर्म में पाए जाएंगे। इसके बाद जो 14 मेंबर्स आएंगे वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। उसके अबव जो भी होंगे वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में। ईथीन जो है वो कलरलेस होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है। अदर एल्कीन्स जितने भी हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, और ये सभी जो है वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। किस पर आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनमें पहला आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट एल्कीन में। यहाँ क्या होता है, हमारे पास कोई एल्कीन है, क्या है हमारे पास, एल्कीन। ये जो है इथीन है। इसका जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 डिग्री सेल्सियस, तो ये एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन। तो इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल की जगह पर
platinum and palladium also used at room temperature. रूम टेम्परेचर पर हम प्लेटिनम और प्लेडिनम का भी यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, इसको नोट कर लें। आपका सेकेंड रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हमारे पास है एल्कीन, इसका हम हेलोजिनेशन करते हैं। ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? ब्रोमीन। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए दोनों कार्बन एटम पर ब्रोमीन आ जाएगा। इसको भी मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में, विसनल डाइलाइट कहते हैं इनको। हम क्या कहते हैं? विसनल डाइलाइट और विक डाइलाइट। इसको हम क्या कहते हैं? विसनल डाइलाइट और विक डाइलाइट। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड आता है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए जैसे मैं इससे HCl से रिएक्शन करता हूं तो आप देखेंगे ये दोनों जो कार्बन है, एक कार्बन से तो हाइड्रोजन चला जाएगा और एक कार्बन के पास क्या चला जाएगा? हेलोजन। तो ये हमारा हेलो एल्कीन बन जाएगा। अब ये जो एल्कीन है ये जो है सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल। एक सिमेट्री में पाया जाता है, यानी कि इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है सेम है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है उस कंडीशन में HCl से रिएक्शन कराने पर आसानी से हेलो एल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? डिफरेंट। जब हम इसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं तो आप देखिएगा ये हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन से भी जुड़ सकता है, इस वाले कार्बन से भी जुड़ सकता है। पहले इस वाले से जोड़ लेते हैं। एक तो प्रोडक्ट ये बन गया। अब अगर हम इस वाले से जोड़ते हैं प्रोडक्ट ये बन गया। एक बार और देख लें आप, जब हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। अगर ऊपर वाले में कहीं पर भी जाएगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ अगर अलग अलग पे जाएगा तो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें ये जो है ये मेजर है, यानी ये ज्यादा मात्रा में बनता है और ये माइनर है, ये कम मात्रा में बनता है। तो ये जो मेजर फॉर्म है इसका, ये इसकी यील्ड अच्छी आती है, जबकि माइनर वाला जो है कम बनता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है तो इस तरीके से हम इसका आंसर। ये डिपेंड करता है मार्कोनिकॉफ रूल पर।
मार्कोनिकॉफ के अनुसार जो डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जो कार्बन है जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, उन कार्बन में से जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे उसके साथ हेलोजन जब जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? मेजर फॉर्म। क्या कहलाएगा? मेजर फॉर्म। नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मार्कोनिकॉफ। तो ये जो है मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पर बनता है। क्लियर है इसमें? तो हम कह सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल में कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो हैं उनसे जिससे भी कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर उससे हेलोजन एटम जुड़ता है, नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा? मेजर पोर्शन कहलाएगा, मेजर फॉर्म में बनेगा वो। देखिए, इसका मतलब है ये रूल ये कहता है जो नेगेटिव पार्ट है HCl का वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, उससे जाके वो जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं इसका मैकेनिज्म। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। देखो, ये जो है हमारे पास एल्कीन है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या है हमारे पास? एल्कीन। और इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? HCl के साथ होती है। किसके साथ होती है? HCl के साथ। और HCl जो है वो H आयन देता है और क्लोराइड आयन देता है। अब जब हमने इन दोनों की रिएक्शन की, रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन आयन बनता है। हमें मालूम है क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन। अगर ये वाला हाइड्रोजन आयन इस कार्बन से अटैच हो जाए, उस कंडीशन में इस पर कैसा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? और अगर ये हाइड्रोजन एटम यहां अटैच हो जाता है तो वो यहां अटैच हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये कहलाता है प्राइमरी कार्बो कैटायन। ये कहलाता है सेकेंडरी कार्बो कैटायन। और हमें मालूम है कार्बो कैटायन में जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो कौन सा होता है? टर्शरी वाला, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस।
मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसका मतलब है ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है इससे ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। और दुनिया में हर आदमी क्या चाहता है, स्टेबल होना, और वो ऐसे आदमी के साथ जाना जाता है जो पहले से स्टेबल हो। एक आदमी जा रहा है, गरीब आदमी है, एक जो है अमीर आदमी है, तो हम किससे ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे, अमीर वाले से, जिससे कि हम उसके साथ चलकर स्टेबिलिटी गेन कर लें। तो ये जब इसके साथ जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर फॉर्म होता है। तो ये जो है वो मेजर पार्ट में बनता है। इसका कंसेप्ट केवल यही है, जो कार्बोकैटायन है, जो स्टेबल कार्बोकैटायन है, स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ हेलोजन आसानी से चला जाएगा। आसानी से जब वो रिएक्ट कर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मेजर, यानी वो उसकी यील्ड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा। इस तरीके से नोट कर लें आप इसको। इसी में एक चीज और समझें, दूसरा आता है इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। या हम इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, या हम इसको खराश रूल भी क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या हम इसको परोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, या हम इसको खराश इफेक्ट कहते हैं। इसमें देखिए ये हमारे पास एल्कीन है, इसमें हमेशा रिएक्शन जो है HBr से होगा, HI या HCl से नहीं होता है। यहाँ जो रिएक्शन है वो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट तो दो ही बनते हैं, एक तो ये वाला बनता है और एक बीच वाले कार्बन से Br हो जाता है। लेकिन यहाँ जो मेजर वन होता है वो ऊपर वाला होता है, यानी जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसका केवल उल्टा है, बिल्कुल। यानी मार्कोनिकॉफ रूल जो कहता है उसका बिल्कुल उल्टा चलता है। वहां जो है ये वाला मेजर कहलाता है, यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है वो मेजर पोर्शन में कहलाएगा। इसका भी मैकेनिज्म होता है, इसको पहले नोट कर ले। ये कुछ स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो परोक्साइड है देखिए, ये बेंजोइल परोक्साइड, इसका सबसे पहले होमोलिसिस होता है।
इस तरीके से इसके 2 मूव्स बन जाते हैं और फिर ये फिनाइल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल। इसको हम क्या कहते हैं? फिनाइल फ्री रेडिकल। ये थोड़ा सा इसमें ये बना लेना 2 ऑक्सीजन इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है? फिनाइल फ्री रेडिकल। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये HBr के साथ रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन करता है? HBr के साथ। और इसके होमोलिसिस करने पर C6H6 ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना हुआ है ये जो हमारे पास एल्कीन था उसके साथ अटैच होता है। तो ये 2 प्रोडक्ट बनाता है। अगर ये इस पोजीशन से जुड़ जाता है तो फ्री रेडिकल का पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और अगर ये इस पॉइंट से जुड़ जाता है ब्रोमीन तो फ्री रेडिकल पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पर, इस तरीके से। अब ये दोनों जो हैं वो फ्री रेडिकल हैं। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। अब इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल में जो स्टेबल वन होता है वो होता है सेकेंडरी वाला। तो जो हाइड्रोजन आयन है, जो हाइड्रोजन है HBr का, वो इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है? CH2Br। ये जो है स्टेबल कंपाउंड होने के कारण यहाँ पर ये बन जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। इस पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका 4th पॉइंट, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, ये जो हमारा एल्कीन है इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है। किसके साथ होती है? H2SO4 के साथ। तो इससे एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है और बाकी जो बचा हुआ सामान है वो इस कार्बन से जुड़ जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से एडिशन हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। 5th है
एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन, किस तरीके से वाटर का एडिशन इससे होगा। तो यहाँ देखिए CH2 डबल वन CH2 प्लस H2, एक कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और दूसरे वाले से क्या जुड़ जाएगा, OH। तो ये क्या बन गया आपका, एल्कोहल। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 6th, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहला जो आता है, इसमें क्या करते हैं हम, CH2 डबल वन CH2 है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, 1% एल्कालाइन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करने पर हम देखते हैं कि दोनों कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, OH ग्रुप। इसको हम कहते हैं ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं इसको हम, ग्लाइकॉल। इसका एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसको भी समझ में ना आया हो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर्स रिएजेंट, या हम कोल्ड डाइल्यूट NaOH ले लेंगे या KMnO4 ले लेंगे, ऐसे भी लिख लेना इसको, 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, जहाँ डबल बॉन्ड लगे हुए हैं उन कार्बन से क्या जुड़ जाएंगे, OH, इस तरीके से। तो यहाँ जो है एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा है देखो, ये हमारे पास है एल्कीन, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4, या हम इसकी जगह एसिडिक K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट है और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इन दोनों में से आप कोई भी ले लीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने पर क्या मिलेगा हमें, एसिटिक एसिड। यहाँ एक ध्यान रखिएगा बात को कि ये जो है दोनों तरफ कार्बन का नंबर जो है सेम होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक KMnO4 के साथ, तो आप देखिएगा ये जो है एसीटोन बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आपको ध्यान रखना, ये इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सबसे पहला तो ये बेयर्स रिएजेंट के साथ, जो कि 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन होता है, इसके साथ रिएक्शन करने पर हमेशा ग्लाइकॉल मिलता है। और एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करने पर एसिटिक एसिड मिलता है। इसको ऐसे कर लेना थोड़ा सा, इसके 2 मोल्स बना लेना। ये अब तब भी ठीक लग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से डबल बॉन्ड दोनों तरफ सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और दोनों तरफ सेम नहीं है तो या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर एसीटोन बन गया, और ये आपका एसिटिक
एसिड कहलाता है। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये काफ़ी सारे इन पर क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस पर, और ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी हमारे काम भी आएंगे। काफ़ी सारे कन्वर्जन्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें इनका यूज़ करना पड़ता है, और कन्वर्जन्स में ये सारी रिएक्शन जो है, छोटी छोटी रिएक्शन बहुत काम आती हैं। तो आप कोशिश करें कि पहले से लेके एंड तक सारी रिएक्शन आपको लर्न हो जाए। जितनी ज़्यादा आपको रिएक्शन लर्न हो जाएंगी उतना ही आपका मॉरल बढ़ जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से कंसेप्ट निकल के आता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है इसका, किस तरीके से बनती हैं ये रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ओजोनोलिसिस। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 7.2 है, आप देख लीजिएगा। ओजोनोलिसिस यानी कि ओजोन का टूटना। ओजोन नो मतलब ओजोन, और लिसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। किसी भी चीज का टूटना लिसिस कहलाता है। तो हम इसको कंप्लीटली क्या कह रहे हैं? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कोई भी एल्कीन है, ये हमारे पास एल्कीन है, हमें इसका ओजोन के साथ रिएक्शन कराने पर ओजोनाइड मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? ओजोनाइड। ओजोन का रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है? ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड जो है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल चीज हमें मालूम है जो बनी नहीं रह सकती है। ये जो है जिंक और H2O की प्रेजेंस में आने पर ये यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो ये HCHO बन जाता है। CH2O है ना, तो HCHO के 2 बन जाते हैं। तो ये क्या बन गया आपका? फॉर्मल्डिहाइड। नोट कर लो। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, इस पर कोई एग्जामिनेशन दिया हो, IIT का दिया है, नीट का दिया है, या बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस आपको 12th क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा, और ये बोर्ड का टॉपिक है आपके। तो जिसको ना समझ में आए वो बार बार पूछ भी सकते हैं। देखिए, अब मैं दोबारा बनाता हूँ, इसको यहाँ लिख देना। अब बॉन्ड जो लगे होंगे बॉन्ड मत लगाना, ठीक है? ऐसे बना लोगे। अब क्या करना है, इससे एक ऑक्सीजन इस तरीके से जोड़ना है, जोड़ दोगे। फिर इसको यहाँ से यूं और यहाँ से यूं ब्रेक करना है। ये ब्रेक किसकी प्रेजेंस में होगा? जिंक और H2O। ये जो है ये क्या हो गया? CH3CHO, ये वाला पार्ट, और ये क्या है? CH2O। तो हम कह सकते हैं ये HCHO है। क्या है ये? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, और इसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। इस नोट कर लीजिए।
यहाँ केवल आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना और ये इनको हटा करना है, आपका एसीटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड आपका मिल जाएगा। ये वाला पार्ट, इस साइड वाला पार्ट ये अलग हो जाएगा और इस साइड वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अब देखो, एक हम बहुत सरल सिंपल मेथड से हम ये समझते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर। जैसे ये तो आपका बोर्ड में अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो इस टाइप से आपको आंसर देना है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो हमें क्वेश्चन का जवाब जल्दी देना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है और वो कहता है कि इसका ओजोनोलिसिस करें, इसका हमें क्या करना है, ओजोनोलिसिस, और क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इसका जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड की जगह क्या रखोगे, 2 ऑक्सीजन, इतना तो रख दोगे, क्या रख दोगे, 2 ऑक्सीजन, और इन ऑक्सीजन को बीच में से काट देना। अब देखो इस साइड वाला पार्ट क्या है, CH3CHO, और इस साइड वाला पार्ट भी क्या है, CH3CHO, यानी इसके ओजोनोलिसिस पर इसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं एसीटल्डिहाइड के। बात समझिए, 2 ब्यूटीन ऑन ओजोनोलिसिस gives 2 moles एसीटल्डिहाइड। 2 ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस करने पर हमें कितने मोल बनेंगे एसीटल्डिहाइड के, 2 मोल। तो ये एक सिंपल वे है जिससे हम प्रोडक्ट का पता कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में एग्जामिनेशन में इस तरीके से ना लिखें। ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां हमारे पास टाइम कम है और टाइम को सेव करने के लिए हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अब देखें, अब हमें इसका ओजोनोलिसिस करना है। इसका क्या करना है, ओजोनोलिसिस। तो मैंने क्या कहा था, जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहां पर 2 ऑक्सीजन लगा लें, लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रेक कर देंगे। एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया हमें CH3CHO प्लस, एक ये वाला मिल गया प्रोडक्ट CH3COCH3। On ozonolysis gives CH3CHO एसीटल्डिहाइड प्लस CH3COCH3। इसको हम कहते हैं एसीटोन, इसको क्या कहते हैं, एसीटल्डिहाइड। क्लियर है, बना लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप करना है। और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए ये, तो हमें इसका ओजोनोलिसिस करना है। हमने क्या पढ़ा, हमने ये सीखा कि ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन रख देंगे और इन दोनों ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। ये वाला पार्ट क्या है, CH3COCH3, और ये वाला पार्ट भी CH3COCH3 है, तो CH3CH 2 मोल्स बने, यानी कि यहाँ पर एसीटोन के कितने मोल्स बन गए, 2। क्लियर है। इसके अलावा भी आपसे जैसे बेंजीन की रिंग है,
इसका भी ओजोनोलिसिस करने के लिए कह सकते हैं। अब आप कहेंगे इसका कैसे ओजोनोलिसिस होगा? अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, हमें मालूम है यहाँ एक कार्बन होता है और इस पर एक हाइड्रोजन होता है, इस तरीके से। इस तरीके से तो होता है इसका स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो कार्बन है इसके बीच में 2 O लगा लेंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन डाल देंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अब इन बॉन्ड्स को अलग अलग कर दें ऑक्सीजन की तरफ। इनको हमने अलग अलग कर दिया तो ये क्या हो गया, CHO। तो इसके 3 बोस बन गए, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल। इसको ध्यान रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह हमने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिए और ग्लाइऑक्सल बना दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, केवल आपको डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन लगाने, उन ऑक्सीजन को ब्रेक करना है। तो आपको क्वेश्चन जो है टफ से टफ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखते हुए चीज़ों को, आपको क्वेश्चन के आंसर देंगे। नेक्स्ट इसी में आप देखिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं फाइंड द एल्कीन which on ozonolysis gives these products। पहला ये देखें, यानी अब हमें एल्कीन का पता लगाना है। वो ये कह रहा है कि हमें ऐसा एल्कीन पता लगाना है जो ओजोनोलिसिस पर ये प्रोडक्ट देता है। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 मोल्स ले लेंगे और दूसरा मोल इसके एक तरफ लगा देंगे। यहाँ जो है एक O है, तो हमने O से O मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, इन O को हटाकर डबल बॉन्ड लगा देंगे। पहले हमने डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन लगाया था, अब क्या करेंगे, उन दोनों ऑक्सीजन की जगह क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। एक और देखें, ये प्रोडक्ट मिला मान लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 2 मोल्स को ऐसे ही लगा दो। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों ऑक्सीजनों को क्या करेंगे, हटाएंगे, उनकी जगह क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। मिल गया प्रोडक्ट। इस तरीके से आप इन कंपाउंड्स के प्रोडक्ट से उसके एल्कीन का भी पता लगा सकते हैं। थर्ड हमें दे दिया, एक तो दे दिया CH3CHO और एक दे दिया CH3COCH3। कहता है कि ये दोनों प्रोडक्ट मिले, तो इन दोनों प्रोडक्ट को जोड़ देना, CH3CHO और COCH3 और ये CH3। तो इन दोनों के ऑक्सीजन को हटाकर डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं और इन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में क्या होगा कि इनको अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे उन क्वेश्चंस के बारे में देखना है
और आपका जो कंसेप्ट है, आपने जो पढ़ा हुआ है, उस कंसेप्ट को यहाँ पर लगाना है। उस कंसेप्ट के बिहाफ पर ही आपका काम हो पाएगा। क्लियर है ये बात? तो आपको ये ध्यान रखते हुए काम करना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें बेसिक प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए, इसमें कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट, पॉलीमराइजेशन। एल्कीन्स जो हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास अगर ये इथीन है, ये एज अ मोनोमर के फॉर्म में है, तो हमने इसके एन मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मोनोमर। अभी ये एक यूनिट है इसकी। अब इसकी जब काफ़ी सारी यूनिट मिल जाती हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, ये जो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है जुड़ जाते हैं आपस में, इनके एन मोल्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं और पॉलीथीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पॉलीथीन। और ये क्या कहलाता है? पॉलीमर। ये क्या कहलाता है? पॉलीमर। तो ये जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। ये जो पॉलीमर का बनना है, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो इस टाइप की रिएक्शंस आपके आते, ये आपके सारे के सारी प्रॉपर्टीज आपकी एल्कीन्स की हो जाती है। इसके बाद आते हैं आपके एल्काइंस। क्या आते हैं? एल्काइंस।